नमस्कार मित्रांनो, मी आहे तुमचा दोस्त होस्ट इन आवर चॅनल दॅट इज बायोलॉजिकल ॲटलास, जे की आपलं मराठी चॅनल आहे. तुम्ही हिंदी पण म्हणू शकता कारण की तिन्ही भाषाचा मी प्रयोग करतो. ओके, तर विदाउट वेस्टिंग टाइम, ओके, वी हॅव टू स्टार्ट विथ द ऑटोट्रॉप्स अँड हेटरोट्रॉप्स. ओके, पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की ऑटोट्रॉप्स आणि हेटरोट्रॉप्स बद्दल मी व्हिडिओ सेपरेट टाकणार आहे. ओके, तर काय आहे ऑटोट्रॉप्स आणि हेटरोट्रॉप्स हे जाणून घेण्याच्या अगोदर काही गोष्टी. ओके, तर काही गोष्टी कुठल्या असतात, बरोबर. तर बघा, आपण ह्युमन बिईंग्स आहोत. ओके, आपल्याला कुठलंही कार्य करायचं आहे, म्हणजे सकाळी फॉर एक्झाम्पल मला जिमला जायचं आहे, किंवा या ठिकाणी कुठली वस्तू उचलायची आहे, किंवा काहीही काम करायचं आहे. सध्या मी तुमच्याशी बोलतो आहे, हे सगळं करण्यासाठी आपल्याला एनर्जीची आवश्यकता असते, बरोबर. त्याच्याच नंतर आपल्याला अलाइव्ह राहण्यासाठी किंवा जिवंत राहण्यासाठी सुद्धा त्या ठिकाणी आपल्याला आपल्या बॉडीमध्ये व्हेरियस लाईफ प्रोसेसेस असतात. त्यांचं व्यवस्थित चालणं महत्त्वाचं आहे. आणि त्या लाईफ प्रोसेसेस, फॉर एक्झाम्पल सर्क्युलेशन असेल, रेस्पायरेशन असेल, डायजेशन असेल, रिप्रोडक्शन असेल, कुठलीही लाईफ प्रोसेस असेल, ओके, या सगळ्या लाईफ प्रोसेसेससाठी आपल्याला आवश्यक आहे एनर्जी. आणि ही एनर्जी आपल्याला कुठून मिळते? ओके, साधा प्रश्न आहे, ही एनर्जी आपल्याला कुठून मिळते? तर ओके, ही एनर्जी आपल्याला मिळते फूड्सपासनं. ओके, फूड्सपासनं, ज्याला की आपण न्यूट्रिशन असं पण म्हणतो. ओके, तर न्यूट्रिशन म्हणजे काय? एनर्जीसाठी फूड आपण कन्झ्युम करतो. ओके, त्याच्यानंतर आपली डायजेस्टिव्ह सिस्टम त्याला डायजेस्ट करते आणि त्या फूडला युटिलाइज करून त्याच्यापासून आपण एनर्जी तयार करतो. दॅट इज नथिंग बट द रेस्पायरेशन, इजंट इट. आणि ह्या होल प्रोसेसला, दॅट इज intake of the food, consuming the food, digestion of the food, and after that utilizing that food, ये तीनों प्रोसेस को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? इन तीनों प्रोसेस को न्यूट्रिशन ऐसा नाम दिया है. ओके, तो न्यूट्रिशन अब हमें मालूम हो गया. तो देखते हैं कि न्यूट्रिशंस के टाइप्स कितने होते हैं. ओके, न्यूट्रिशन के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं. पहला टाइप, वो ऑर्गेनिज्म जो कि डिपेंड करते हैं दूसरों पर अपने फूड स्टफ के लिए. ओके, फूड के लिए जो ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंड करते हैं. और पहला क्लास होता है वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, इजंट इट. तो अपना खाना जो खुद बनाते हैं, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ. अपना खाना जो खुद बनाते हैं उनको कहा जाता है एटोट्रॉप्स, isn't it? एंड दूसरे लोग जो कि डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए दूसरों पर, दोज आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉप्स. अब ये एटोट्रॉप्स क्या है और हेटेरोट्रॉप्स क्या है? मैंने जैसे कि बताया, एटोट्रॉप्स ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं. आप कह सकते हैं कि दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स, और ऑटोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स which can prepare their own food by utilizing inorganic material like carbon dioxide and water, isn't it? तो ये आ गए ऑटोट्रॉप्स. अब एटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कौन फॉलो करता है? देखिए, प्लांट्स जो होते हैं ना, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं. तो इनका एग्जाम्पल देते समय मैं यहाँ पर लिखूंगा प्लांट्स. ओके, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं. सर, और कोई है जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है? जी हाँ, देयर आर सम अल्गीज and bacterias which can follow the autotrophic mode of nutrition. ओके, डिटेल में देखेंगे ऑटोट्रॉप्स के बारे में, यानी कि डिटेल में देखेंगे हम. तो पहले तो प्लांट्स के बारे में, isn't it? तो प्लांट में क्या होता है बच्चों? प्लांट में होता है एक क्लोरोफिल
नाम का पिगमेंट। क्या होता है? क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट। ये बहुत इसेंशियल चीज है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेल फूड। फूड बनाने के लिए क्लोरोफिल प्लांट्स में बहुत ही इसेंशियल है। इसका मतलब कि वो प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता या एब्सेंट होता है, तो क्या वो एटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो नहीं करते? जी हाँ, ऐसे कई सारे प्लांट्स हैं जो कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जांपल मशरूम, इजंट इट? तो अब देखेंगे कि इन एटोट्रॉफ्स में खाना किस तरह से बनाया जाता है, या किस प्रोसेस को यूज करके, किस प्रोसेस के यूज से ये लोग अपना खाना बनाते हैं। ओके, तो देखिए प्लांट जो है ना, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस क्या यानी कि क्या? फोटो यानी कि सनलाइट, एंड सिंथेसिस यानी बनाना या प्रोडक्शन, इजंट इट? तो फोटोसिंथेसिस में लाइट का यूज करके जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, लाइट एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करके ये लोग अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके, ये ध्यान में रखिए। और दूसरी बात है कि इनमें क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होना ही होना है। ओके, तो और इसमें एग्जांपल क्या दिया है मैंने? अलगी और बैक्टीरिया। अब देखते हैं कि हेटेरोट्रॉप्स कौन लोग हैं। ओके, अब हेटेरोट्रॉप्स जो है, मैंने जैसे कि बताया आपको, हेटेरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए दूसरों पर। क्या लिख सकते हैं आप? दीज आर और heterotrophs are those organisms which depend on others for their food, isn't it? तो heterotrophs में वो लोग आते हैं। अब लिखूंगा मैं यहाँ पर हेटेरोट्रॉप्स। देखिए हेटेरोट्रॉप्स के जो है, इनके भी 3 प्रकार है। कौन से हैं? अब हेटेरोट्रॉप्स के मैंने बताया कि 3 प्रकार है। कौन से? सब पहला तो प्रकार जो है ना, वो है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स और सेप्रोफाइट्स। दूसरा कौन सा? दूसरा होता है पैरासाइट और पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। और तीसरा कौन सा है? होलोजोइक। अब एक के बाद एक को देखते हैं। ये सेप्रोफाइट्स कौन होते हैं सर? तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड फूड मटेरियल पर फीड करते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? डेड और डिकेइंग मैटर जो होता है ना, उस पे ये सेप्रोफाइट्स फीड करते हैं। फॉर एग्जांपल सम बैक्टीरिया एंड मशरूम, इजंट इट? अब ये पैरासाइट कौन है? तो पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म है, देखिए ये जरा बुद्धिजीवी ऑर्गेनिज्म है, थोड़े हम जैसे नहीं, लेकिन हमसे कुछ कम, लेकिन बुद्धिजीवी तो है। ओके, ये क्या करेंगे कि किसी दूसरे एनिमल के बॉडी में जाएंगे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जाएंगे, प्लांट में जाएंगे, और उनका जो फूड है ये कंज्यूम करेंगे। एंड उसमें और एक पॉइंट महत्वपूर्ण है कि ये पैरासाइट जो होते हैं, ये विदाउट किलिंग दैट होस्ट, यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म पर ये फीड करने वाले हैं उस ऑर्गेनिज्म को ये किल करेंगे नहीं। ओके, तो इनमें कौन आता है? तो इनमें भी बैक्टीरिया आते हैं। ओके, अब होलोजोइक में कौन आता है? ये जो है ना, ये हाई लेवल ऑफ क्लास है, हाई लेवल क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स। होलोजोइक ये क्या करते हैं कि दूसरों पे डिपेंड तो करते हैं खाने के लिए, लेकिन ये क्या करेंगे, आउटसाइड से फूड पहले तो इनटेक करेंगे, फिर उसका डाइजेशन करेंगे,
और फिर उसका यूटिलाइजेशन करके बाकी जो कुछ बचा कुचा खाना है उसको बाहर कर देंगे, यानी कि एक्सक्रीट कर देंगे। और इनमें होलोजाइक में हम ह्यूमंस भी आते हैं। ओके, और कौन एग्जांपल है? ऑल एनिमल्स दैट वी सी ऑल अराउंड अस, इजंट इट? तो एनिमल्स एंड ह्यूमंस, इजंट इट? तो सर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी फॉलो करता हो और हेट्रोट्रॉपिक भी यूज करता हो? तो ऐसा ऑर्गेनिज्म है और उसका नाम है यूग्लिना। यूग्लिना एक ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना फोटोसिंथेसिस से खुद भी बनाता है और दूसरों पे भी डिपेंड करता है। तो थैंक यू, आई होप कि you get understood from these many things, and if you have comments or if you have some doubts, if you have learned something from this session, do like, share and subscribe our channel. Thank you. What we are gonna do is now is that we are preparing some device or some type of instrument to know what the direction will be. Okay, what the direction of the force applied on this, suppose this is electric carrying conductor wire. Okay, this is a loop. Okay, if you can see, this is a loop of conductor, and suppose these are two bar magnets. Okay, so here the one bar magnet is having the north pole here, and another bar magnet is having south pole here. Okay, so what we are going to do in this video is that we have to find out. Okay, so we have to find out in which direction the force will be applied, okay, on a conductor in a magnetic field. Okay, what happens? Okay, there are so many instruments used on the basic principles of this, okay, magnetic field पे किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होने वाला है। सॉरी, एक कंडक्टर जो होता है करंट कैरिंग कंडक्टर, उस पर किस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड जो है फोर्स अप्लाई करती है, तो जानने के लिए आपके किताब में दिया गया है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, एंड सो हियर वी हैव जस्ट प्रिपेयर्ड some type of basic principle or some type of electric motor. Okay, तो मोटर जो होती है वाटर के लिए जो हम यूज़ करते हैं, वाटर को सक करने के लिए। ओके, वेल्स में हम उसे यूज़ करते हैं, जनरली बोर्स में यूज़ करते हैं। तो इस बेसिक प्रिंसिपल पे वो मोटर काम करती है। तो इसके लिए हमने एक सिंपल सा सर्किट बनाने की कोशिश की है। एक्चुअली दीज आर नॉट द ओरिजिनल थिंग्स, मीन्स दिस इज नॉट द मैग्नेट, बट इफ यू कैन imagine. Okay, so what I have to do is my motto is to do what in what direction the force will be applied on this conductor. Okay, suppose this is a conductor, okay, current carrying conductor. Okay, suppose this is only just a wire. Okay, and we have shaped that wire like this. Okay, so have a look, closer look, if you can, closer look on the device. Come here please. ओके, तर मराठीत पण मी सांगतो की हे काय आहे। सपोज हे एक बार मॅग्नेट आहे आणि हे पण एक बार मॅग्नेट आहे। तर याच्यामध्ये जो हा जो पोल आहे बार मॅग्नेटचा, आपण नॉर्थ पोल या साईडला ठेवलेला आहे आणि साऊथ पोल या साईडला ठेवलेला आहे। आणि याच्यामध्ये हे जे काय दिसतंय तुम्हाला पेपर, हे ॲक्च्युली तुम्ही असं इमॅजिन करा की हे एक कंडक्टर आहे किंवा करंट कॅरिंग वायर आहे किंवा लूप आहे, जो की अशा डिझाईनचा आहे। ओके, तो काय असतं ॲक्च्युली, हा जो असतो मोटारमध्ये का, तो असा सस्पेंडेड असतो।
बट इफ यू कॅन इमॅजिन आय एम पुटिंग हेअर दिस राईट. ओके, तर काय असतं बघा, मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन कुठली असते? नॉर्थ पोल टू द साऊथ पोल असते. आउटसाइड ऑफ द मॅग्नेट, आउटसाइड ऑफ द मॅग्नेट काय असते? एक मिनिट बोल. तर हे जे दिसतंय ते मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे एक कंडक्टरचा लूप आहे. ओके, आता बार मॅग्नेटच्या आउटसाइड जी डायरेक्शन असते मॅग्नेटिक फील्डची ती नॉर्थ टू साऊथ असते. ओके, हे आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे. आणि जर आपण एखाद्या बार मॅग्नेटची गोष्ट केली तर त्याच्या आतमध्ये जे असते डायरेक्शन ती साऊथ टू द नॉर्थ असते. ओके, कधी बार मॅग्नेटच्या आतमध्ये. पण या ठिकाणी आपण बाहेरची गोष्ट करतोय. ओके, हे बार मॅग्नेट आहे आणि याच्या बाहेर जी डायरेक्शन असेल, ओके, मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्सची ती कुठून असेल? नॉर्थ टू द साऊथ. ओके, तर आता या मॅग्नेटिक फील्डचा हे जर कंडक्टर आहे आणि हे मी करंट सपोज एखाद्या बॅटरीला किंवा सेलला किंवा करंटच्या सोर्सला मी हे अटॅच केलेलं आहे. सपोज हे दोन्ही एंड्स मी अटॅच केलेले आहेत आणि नाव याच्यात काय होईल की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो व्हायला स्टार्ट होईल. सपोज की आपण काय केलेलं आहे, हे जे एंड आहे ना, हे एंड या ठिकाणी एक कार्बन ब्रशेस यूज केलेले असतात, ग्रॅफाईटचे असतात ते. ओके, ॲक्च्युली या ठिकाणी हे आहे सपोज पॉझिटिव्ह एंड. ओके, आणि हे जे एंड आहे लूपचं, हे एंड लूपचं मी जोडलेलं आहे या ठिकाणी सपोज निगेटिव्ह एंडला बॅटरीच्या. तर करंट कसा फ्लो होईल? ओके, करंट या पॉझिटिव्ह एंड थ्रू या डायरेक्शनमध्ये जाईल सुरुवातीला, त्याच्यानंतर या डायरेक्शनमध्ये जाईल, त्याच्यानंतर असा वर जाऊन या डायरेक्शनमध्ये, आणि त्याच्यानंतर हा असाच खाली येईल करंट. असा आल्याच्यानंतर परत या निगेटिव्ह एंडला तो येईल आणि निगेटिव्ह एंड थ्रू असा सर्किटमध्ये कॅरी होऊन परत पॉझिटिव्ह एंडला, आणि ही सायकल चालूच राहील. ओके, तर आता ॲक्च्युली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल आपण या ठिकाणी कशा पद्धतीने यूज करू शकतो बघा. ओके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल काय सांगतो की हे जे तुमचे लेफ्ट हँडचे 3 बोट आहेत, मिडल फिंगर आहे, टिप फिंगर आहे आणि हे थंब आहे, तर हे 3 फिंगर्स तुम्हाला यूज करायचे आहेत. ओके, तर मी स्पेसिफिकली सांगतो की कुठलं फिंगर कुठली दिशा दाखवतं किंवा इंडिकेट करतं. ओके, हे जे फिंगर आहे पहिलं फिंगर जे की आपल्याला स्ट्रेट ठेवायचं आहे, हे फिंगर ज्याला की आपण इंडेक्स फिंगर असं सुद्धा म्हणतो, ते स्ट्रेट ठेवायचं आहे. इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन दाखवेल हे इंडेक्स फिंगर. आता हे जे फिंगर आहे हे असं 90 डिग्री मध्ये ठेवायचं आहे. मिडल फिंगर जुळून दाखव. हे जे मिडल फिंगर आहे हे मिडल फिंगर या इंडेक्स फिंगरच्या 90 डिग्री मध्ये, एक्झॅक्टली 90 डिग्री मध्ये ठेवायचं आहे. आणि हे काय दाखवेल तर ही करंटची दिशा दाखवेल. ओके, दिस विल कॅरी द डायरेक्शन ऑफ द करंट. ओके, आणि नाव हा जो थंब आहे हा देखील या डायरेक्शनला इंडेक्स फिंगरला परपेंडिक्युलर ठेवायचा आहे. म्हणजे हा जो कोन होईल तो एक्झॅक्टली 90 डिग्रीचा असेल. म्हणजेच काय असेल की हे तिन्ही फिंगर्स एकमेकांना 90 डिग्री मध्ये असतील. ओके, तर आपण या ठिकाणी ही जी बाजू आहे या कंडक्टरची, ह्या लूपची ही जी बाजू आहे, या बाजूवर करंट असा फ्लो होत असताना, ओके, पॉझिटिव्ह टू द निगेटिव्ह असा फ्लो होत असताना या बाजूवर कुठल्या दिशेनं ही मॅग्नेटिक फील्ड जी आहे, खालचे जे लाईन्स दिसत आहेत मॅग्नेटिक फील्डचे, ते कुठल्या दिशेनं ह्या कंडक्टरवर फोर्स ऍक्ट करतील. ओके, काय सांगतोय मी, या कंडक्टरवर ही मॅग्नेटिक फील्ड कुठल्या दिशेनं फोर्स लावेल हे पाहायचंय आपल्याला. तर बघूयात. ओके, आता मी काय सांगितलंय की हे जे इंडेक्स फिंगर आहे हे इंडेक्स फिंगर दाखवेल तुमचे डायरेक्शन ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, तर डायरेक्शन ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड तुम्ही जर पाहू शकत असाल तर हे असे आहे. ओके, नॉर्थ टू द साऊथ. ओके, त्याच्यानंतर मी काय म्हणलं, हे जे मिडल फिंगर आहे या मिडल फिंगरनं तुमची करंटची दिशा दाखवली जाईल. ओके, करंट वरी जातोय, तर त्यावेळेस जो फोर्स ऍक्ट होणार आहे तो हे थंब दाखवेल. ओके, खाली घे कॅमेरा.
हा जो थंब आहे या ठिकाणी आता माझा अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये आहे. ओके, ही गोष्ट आपण यूज करतोय या बारसाठी. ओके, या लूपच्या या साईडसाठी. तर हा करंट असा वाहतोय. इंडेक्स फिंगर काय दाखवतो, मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन म्हणजे खालच्या लाईन्सची डायरेक्शन, आणि माझा थंब काय दाखवतोय, या बाजूवर कुठल्या बाजूने फोर्स ऍक्ट होईल म्हणजे कुठल्या डायरेक्शन मध्ये. तर थंब जो आहे माझा पॉइंट आउट करतोय अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये, म्हणजेच ही जी बाजू आहे तिला ही मॅग्नेटिक फील्ड जी आहे ती अशी वर उचलण्याचा प्रयत्न करेल. ओके, वर उचलण्याचा प्रयत्न करेल. आता आपण पाहूयात की या बाजूवर कुठल्या दिशेने फोर्स ऍक्ट होईल. ओके, ही जी बाजू आहे ना तिच्यावर. आता याच्यामध्ये जो करंट आहे त्याची डायरेक्शन मिडल फिंगरनं दाखवायची आहे आपल्याला. ओके, ही मिडल फिंगरनं डायरेक्शन मी दाखवलेली आहे, तुम्ही जर पाहू शकत असाल. करंटची इंडेक्स फिंगर दाखवतंय माझं, हे जे इंडेक्स फिंगर आहे हे दाखवतंय मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन, आणि माझा थंब जो आहे तो पॉइंट आउट करतोय फोर्स ऍक्टिंग. ओके, तर फोर्स जो आहे या ठिकाणी तो डाऊनवर्ड आहे. याचाच अर्थ ही जी बाजू आहे हिच्यावर खालच्या दिशेने फोर्स ऍक्ट होईल, आणि ही जी बाजू आहे हिच्यावर वरच्या दिशेने फोर्स ऍक्ट होईल. ओके, तर याच्यावर जो फोर्स आहे तो वरच्या दिशेने लागणार आहे, याच्यावर जो फोर्स आहे तो डाऊनवर्ड दिशेने लागणार आहे. म्हणजे जर हे लूप जर असा सस्पेंडेड असला तर दिस लूप विल ट्राय टू मूव्ह लाईक धिस. ओके, असा म्हणजे स्पिन व्हायला सुरू होईल. ओके, असा स्पिन व्हायला सुरू होईल हा लूप. ओके, तर बघूयात आपण काय होईल. सपोज हे एंड्स मी हे पॉझिटिव्हला आहे, हे निगेटिव्हला आहे, आणि हे स्पिन होत आहे अशा पद्धतीनं स्पिन झालेलं आहे. या ठिकाणी आपण पॉज करून या ठिकाणी कुठली डायरेक्शन असेल ते पाहूया. बघा, या कंडक्टर मध्ये जो आहे करंट वरच जात आहे. म्हणजे हा जर असला करंट आणि हा जर असेल मॅग्नेटिक फील्ड, तर अजून पण थंब जो आहे माझा अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये आहे. म्हणजेच हा जो लूप आहे तो आणखी वर येण्याचा प्रयत्न करेल, आणि हा जो खालचा लूप आहे या पोझिशनला तो कसा दाखवला जाईल. समजा ही करंटची दिशा आहे आणि हा डाऊनवर्डच करत आहे थंब माझा. ओके, जर तुम्ही पाहू शकत असाल तर अशा पद्धतीनं जर या ठिकाणी मी याच्यासाठी अप्लाय केला तर डाऊनवर्डच फोर्स ऍक्ट होत आहे याच्यावर. म्हणजे हा स्पिन व्हायला सुरू झाल्याच्या नंतर इथपर्यंत येईल. ओके, आता इथं आल्याच्या नंतर काय होईल पहा. हा जो कंडक्टर होता याला तुम्ही बघितलं असाल अपवर्ड एरो आहे. ओके, म्हणजे हा असा करंट फ्लो होत आहे, आणि याच्यामध्ये हा असा माझ्याकडे करंट फ्लो होत आहे. ओके, तर अशा पोझिशन मध्ये आल्याच्या नंतर याच्यातला करंट असा येतोय तुमच्याकडे कॅमेऱ्याकडे. तर या ठिकाणी आपण लेफ्ट हँड थंब रूल लावूया. ओके, ही दाखवेल करंटची दिशा. ओके, ही दिस इज मॅग्नेटिक फील्डची दिशा, आणि हा जो थंब आहे अजून पण अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये आहे. म्हणजेच याच्यावर लागणारा फोर्स अशा पोझिशन मध्ये पण अपवर्ड डायरेक्शनला असेल, आणि हा जो करंट कॅरिंग म्हणजे साईड आहे याच्यावर खालच्या दिशेनं फोर्स ऍक्ट होईल. ओके, म्हणजेच या ठिकाणी हे दोन्ही फोर्सेस, एक अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये आणि एक डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये, हा जर लूप स्ट्रॉंग असेल तर हे एकमेकांना कॅन्सल करतील. ओके, म्हणजेच या ठिकाणी कुठलाही फोर्स राहणार नाही. पण ज्यावेळेस मी सांगितलं होतं की हा लूप जो आहे तो असा स्पिन करायला सुरू होईल, तर याच्यामध्ये काही ना काही मास असल्यामुळे, याला काही ना काही वेट असल्यामुळे, वजन असल्यामुळे हा फक्त असा स्पिन होऊन इथंच थांबणार नाही. ओके, जर याच्यावर या पोझिशन मध्ये फोर्सेस ऍक्ट होत नसले तरी हा जो आहे ना तो असा स्पिन व्हायला सुरू झाल्याच्या नंतर असा समोर येईल. ओके, असा समोर बेंड होईल. आता हा समोर बेंड होण्याचं कारण काय असेल की याच्यामध्ये असणारा इनर्शिया. ओके, तर हा असा मूव्ह होऊन असा झालेला आहे. ओके, तर आता पाहूयात या ठिकाणी कुठल्या दिशेनं फोर्स ऍक्ट होणार आहे. हे जे कंडक्टर होतं याच्यामध्ये करंट वरच्या डायरेक्शन मध्ये फ्लो होत आहे, आणि हा जे कंडक्टर आहे याच्यामध्ये खालच्या दिशेनं फोर्स ऍक्ट होतोय. ओके, सॉरी, करंट ऍक्ट होतोय याच्यामध्ये या दिशेने, कॅमेऱ्याच्या दिशेनं. तर या ठिकाणी आपण लेफ्ट हँड थंब रूल जर मी अप्लाय केला तर हे जे माझं मिडल फिंगर आहे करंटची दिशा दाखवत आहे वरच्या दिशेनं. तुम्ही पाहू शकता एकदा परत फ्लिप करून, हे वरच्या दिशेनं आहे, म्हणजेच या ठिकाणी पण वरच्या दिशेनं असेल,
ओके, हा जो आहे माझा इंडेक्स फिंगर हे नॉर्थ टू साऊथ दाखवत आहे आणि या ठिकाणी माझा थंब आता काय करतोय, अपवर्ड डायरेक्शनलाच आहे. म्हणजे हे लूप जे आहे ज्यावेळेस असं येऊन असं येईल त्यावेळेस परत या ठिकाणी अपवर्ड डायरेक्शनला फोर्स लागणार आहे. पाहूयात या बारवर कुठल्या दिशेनं फोर्स ऍक्ट होईल. ओके, तर याच्यामध्ये जो करंट आहे तो डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये आहे. याच्यात असा आहे आणि याच्यात असा आहे. ओके, माझ्याकडे येत आहे करंट. तर करंटची दिशा ही झाली. ओके, तुम्हाला प्रत्येक फिंगर दिसू शकत नसेल. हे जे मिडल फिंगर आहे माझ्याकडे पॉइंट आउट करतंय, हे मॅग्नेटिक फील्ड दाखवतंय आणि थंब जो आहे माझा डाऊनवर्ड डायरेक्शनला आहे. म्हणजेच ह्या पोझिशनला ज्यावेळेस हे सर्किट येईल, ही बाजू वर येण्याचा प्रयत्न करेल आणि ही बाजू खाली जाण्याचा प्रयत्न करेल. म्हणजेच एकदा हे सर्किट असं आलं होतं आणि असं आल्याच्या नंतर परत हे अशा रिअल पोझिशनला, त्याच्या परपेंडिक्युलर पोझिशनला जाण्याची प्रयत्न करेल. लक्षात येते काय होणार आहे. सुरुवातीला याच्यावर वरच्या दिशेनं फोर्स आहे, याच्यावर खालच्या दिशेनं फोर्स आहे, म्हणून हे असं मूव्ह व्हायला स्टार्ट होईल. इनर्शियामुळे परपेंडिक्युलर मोशन मध्ये आल्याच्या नंतर सुद्धा असं मूव्ह होईल आणि या ठिकाणी आल्याच्या नंतर मात्र याच्यावर अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये फोर्स आहे, याच्यावर डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये, म्हणून हे परत असं रिटर्न यायला स्टार्ट होईल. म्हणजेच काय होईल की हे जे सर्किट आहे जर पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह एंडला फिक्स टर्मिनल्सला जोडलेला असेल तर हे हाफ सायकल पूर्ण करेल, असं जाईल आणि असं परत येऊन या ठिकाणी थांबेल. ओके, म्हणजेच हाफ सायकलच पूर्ण करतंय. पण आपल्याला काय पाहिजे आहे की हे जे लूप आहे, ओके, दिस लूप शुड असं मूव्ह होतच राहिलं पाहिजे. हे असं स्पिन कंटिन्यू एक डायरेक्शन त्याची राहिली पाहिजे, हे आपल्याला पाहिजे आहे. तर त्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल. एक बघा, या ठिकाणी काय झालं होतं, हा जो करंट कॅरिंग अपवर्ड डायरेक्शन म्हणजे तुमच्या कॅमेरेकडच्या दिशेने आहे, हा जो बार या ठिकाणी आला, ओके, सुरुवातीला आपण म्हटलं होतं, तर या वेळेस याच्यात असा डायरेक्शन मध्ये फ्लो करंट आहे, या डायरेक्शन मध्ये. ओके, पण या डायरेक्शन मध्ये करंट फ्लो होत असल्यामुळे आणि हे इंडेक्स करंट फिगर आणि हा थंब जो आहे माझा फोर्स ऍक्ट करणारा दाखवित आहे. ओके, पण मला फोर्स डाऊनवर्ड डायरेक्शनला पाहिजे आहे. तर त्यासाठी मी काय करू शकतो, हे बघा दोन पर्याय आहेत या पोझिशनला. एक तर हे जे नॉर्थ पोल आहे इकडच्या बाजूला ठेवा आणि हे साऊथ पोल जे आहे इकडच्या बाजूला ठेवा, विच इज प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल. ओके, प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल आहे. एका मोटारमध्ये फिक्स्ड, एका कन्स्ट्रक्शनमध्ये दरवेळेस ह्या स्पिन होत असताना हे जे मॅग्नेट्स आहेत ते मूव्ह होणं विच इज प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल. तर त्याच्यासाठी आपण आणखी एक तोडगा म्हणून काय करू शकतो. ओके, हा जो करंट आहे, ओके, हा करंटची दिशा या ठिकाणी येईपर्यंत तर ठीक आहे, पण या ठिकाणी आल्याच्या नंतर जर ही दिशा रिव्हर्स झाली तर त्या ठिकाणी काय होईल. सपोज आता हा जो करंट आहे असा फ्लो व्हायला स्टार्ट झाला. ओके, सुरुवातीला कसा होता पाहून घ्या, हा असा होता, हा अपवर्ड तुमच्याकडच्या दिशेला आहे. ओके, मी हे फिंगर या ठिकाणी पॉइंट आउट करत आहे, हे वर दाखवत आहे. या ठिकाणी आल्याच्या नंतर पण वरच आहे. ओके, पण या ठिकाणी जर करंट असा माझ्या बाजूने जर झाला तर काय होईल. ओके, लक्ष घ्या, करंटची डायरेक्शन मिडल फिंगर, ओके, मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन हे आणि थंब डाऊनवर्ड, म्हणजे हे या ठिकाणी डाऊनवर्ड मूव्ह व्हायला स्टार्ट होईल. ओके, पण या ठिकाणी त्यासाठी मला काय करावं लागेल, ही जी तुमच्याकडे येणारी डायरेक्शन होती ती परत रिव्हर्स करावं लागेल, म्हणजे माझ्याकडे करावं लागेल. करंटची दिशा ही ठेवावं लागेल. ओके, मिडल फिंगरनुसार, आणि हे असं फोर्स ऍक्ट व्हायला स्टार्ट होईल मग. ओके, तर याच्यासाठी काय करू शकतो आपण. आता फॉर एक्झाम्पल हे जर दोन एंड्स आहेत, ओके, जर तुम्ही पाहताय हे दोन एंड्स जे आहेत, एक पॉझिटिव्ह एंड आहे मी आणि एक निगेटिव्ह टर्मिनलला जोडलेला आहे. ओके, आणि हे आता सर्किट असं स्पिन व्हायलंय, तर हे जे वायर आहे हे असं कॉईल होत राहील. ओके, हे ज्यावेळेस असं स्पिन होईल त्यावेळेस हे वायर काय होईल, कॉईल होईल. हे पण प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल आहे. म्हणून आपण या ठिकाणी एक वेगळी रचना सायन्सनं वापरलेली आहे.
ती रचना कुठली आहे पहा. ओके, काय असतं, स्प्लिट डिस्क असतात. स्प्लिट डिस्क जशा की तुम्हाला व्हिडिओमध्ये बाजूला दिसत आहेत, हाफ सर्कलर डिस्क आहेत. ओके, आणि त्या पद्धतीचं माझ्याकडे एक इन्स्ट्रुमेंट पण आहे. समजा हे ॲक्च्युली स्लिप डिस्क नाही आहेत, पण तुम्ही इमॅजिन करू शकता की ही जी काळा बार आहे, ब्लॅक बार, ओके, दिस इज द स्लिप डिस्क. हाफ स्लिप डिस्क आहे ही, आणि ही एक हाफ स्लिप डिस्क आहे. ओके, आता याचा यूज केला जातो. ॲक्च्युली हे ते इन्स्ट्रुमेंट नाही आहे, पण तुम्ही समजू शकता. ही हाफ स्लिप डिस्क आहे आणि ही हाफ स्प्लिट डिस्क आहे. ओके, एवढाच जो पोर्शन दिसतोय ब्लॅक पोर्शन, एवढाच करंट कॅरिंग पोर्शन आहे, इतका आणि इतका. हा जो बाकीचा मधला जो पोर्शन आहे, करंट कॅरिंग पोर्शन नाहीये. ओके, असं इमॅजिन करा. तर काय केलं जातं, हे सर्किट जे आहे ते अशा पद्धतीनं जॉईन केलं जातं. ओके, अशा पद्धतीनं जॉईन केलं जातं, आणि अशा पद्धतीने जॉईन केल्याच्या नंतर या ठिकाणी इकडच्या बाजूने एक ब्रश तुम्ही इमॅजिन करू शकता. रेड कलरचा ब्रश, कार्बन ब्रशेस मी म्हणलं होतं, हा इथं असा अटॅच्ड असतो. अटॅच म्हणजे फक्त हा ब्रश मूव्ह होत नाही, फक्त ही डिस्क मूव्ह होते अशा पद्धतीने. ओके, आणि इकडून पण एक ब्रश असतो, कार्बन ब्रश, ग्रॅफाइटचा असतो, विच इज अ करंट कॅरिंग कंडक्टर. ओके, हा पण असाच त्याच्यावर काय होतो, घसरत असतो. ओके, तर ज्यावेळेस हे सर्किट या रिंग सोबत असं मूव्ह व्हायला स्टार्ट होईल, त्यावेळेस काय होईल बघा. ओके, या ठिकाणी आपल्याला काय करायचंय, ही जी पॉझिटिव्ह एंड आहे, आता करंट असा जात आहे, आणि हे पॉझिटिव्ह एंड या स्लिप डिस्कला जोडलेला आहे. बघा काय होणार आहे. ओके, आणि हे एंड या डिस्कला जोडलेला आहे, ही जी ब्लॅक डिस्क दिसते. ओके, ज्यावेळेस ही डिस्क अशी फिरल, या सर्किट पण फिरतंय असं इमॅजिन करा आता तुम्ही. ओके, ज्यावेळेस ही डिस्क अशी फिरल आणि अशा पोझिशनला येईल, त्यावेळेस इकडून बघा, आता या बाजूला पण करंट कॅरिंग डिस्क नाहीये आणि या बाजूला पण डिस्क नाहीये. कॅमेरा क्लोज. ओके, जर तुम्ही पाहू शकत असाल, डिस्क इथंच संपलेली आहे. हे नॉन करंट कॅरिंग कंडक्टर आहे. ओके, कंडक्टर नाहीये हे, म्हणजे इथून करंट फ्लो होणार नाही या ब्रश मार्फत. ओके, तर मी काय म्हणलं होतं की पहिल्यांदा काय होईल की आपला जे हे सर्किट आहे, हाफ रिव्हॉल्युशन आणि थोडं पुढी मूव्ह होईल. ओके, म्हणजेच ही जी डिस्क आहे ती अशी मूव्ह होऊन थोडी पुढी मूव्ह होणार आहे. आता जशीच डिस्क ही या पोझिशनला आली, त्यावेळेस काय झालंय की हा जी डिस्क होती पहिल्यांदा पॉझिटिव्ह एंडला कनेक्ट होती, ती आता निगेटिव्ह एंडला कनेक्ट झाली आहे. आणि खालच्या बाजूने ही जी डिस्क आहे, जी की पहिल्यांदा निगेटिव्ह एंडला कनेक्ट होती, आता पॉझिटिव्ह एंडला कनेक्ट झाली. म्हणजेच काय होईल की करंटची डायरेक्शन रिव्हर्स होईल. ही जी सुरुवातीला अशी डायरेक्शन होती, नंतर ती डायरेक्शन अशी होईल. ओके, सो हेच बेसिक प्रिन्सिपल आहे, जे की एका मोटार्समध्ये यूज केलेलं असतं, इलेक्ट्रिक पंप्समध्ये यूज केलेलं असतं. याच्या वेगवेगळ्या डिझाईन्स नंतर डेव्हलप झालेले आहेत, पण हे बेसिक प्रिन्सिपल आहे. ओके, होप की हा जो काही माझा प्रयत्न आहे तुम्हाला समजावून सांगण्यासाठी, की एखाद्या अशा पद्धतीच्या लूपवर या मॅग्नेटिक फील्डचा, ही जी खालची मॅग्नेटिक फील्ड होती, तिचा कुठल्या पद्धतीनं किंवा कुठल्या डायरेक्शनमध्ये फोर्स ॲक्ट होईल, हा एक छोटासा प्रयत्न होता. होप की तुम्हाला समजला असेल. जर काही अडचणी असतील तर तुम्ही मला कमेंटमध्ये कळू द्या. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, आणि हो, शेअर पण करायला चालू करा, कारण की काय, थोडेफार एफर्ट्स तर मी घेत आहे. ओके, त्याच्यासाठी तुम्ही शेअर करू शकता. थँक्यू. So okay, I am your friend in our channel, that is Biological Atlas. So continuation of the previous class. Okay, तो प्रीवियस क्लास में हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे, और देखिए रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट क्या होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है, ये तो आपको सबको ही पता है. यानी कि एक प्रीवियस ऑर्गेनिज्म से
एक प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से एक नया जीव पैदा होना या नया यूँ कहिए ऑर्गेनिज्म तैयार होना, इसी चीज़ को नथिंग बट जनरली रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में जब भी हम बात करने वाले हैं तो वो प्लांट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ young ones like their parent is nothing but the reproduction. It is said in your NCERT books. Okay, तो देखिए रिप्रोडक्शन जो होता है सिंपली, ओके, जब हम इस चैप्टर में प्लांट्स के बारे में बात करने वाले हैं तो एक प्री एग्जिस्टिंग प्लांट रहेगा। ओके, एक प्री एग्जिस्टिंग प्लांट रहेगा और उससे क्या होगा कि एक नया प्लांट तैयार होगा। ओके, एक नया प्लांट का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को जनरली हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन इस पेड़ से ये नया पेड़ यानी कि ये नया पौधा तैयार होने के लिए हमने जनरली देखा है कि यहाँ पर कुछ इस पेड़ का कुछ बीज यहाँ पर जमीन में आपको बोना होगा। अगर आप कुछ बीजों को जैसे कि मूंगफली ले सकते हैं, तो मूंगफली को अगर खोल के देखेंगे तो उसके अंदर उस मूंगफली उसके अंदर एक छोटा सा प्लांटलेट आपको दिखाई देगा। ओके, तो वही एक्चुअली एक बीज में एक छोटा सा प्लांटलेट होता है। तो जब भी एक प्लांट से दूसरा प्लांट तैयार होगा यानी कि उसमें बीज महत्वपूर्ण चीज है। और आज हम यही देखेंगे, इस पूरे चैप्टर में भी हम यही देखेंगे कि बीज तैयार कैसे होता है। एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स है। देखिए आपके बुक में कहा गए हैं कि दो टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो अब ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन डिफरेंस जो है, मेन अंतर जो है, याद रखने की बात है, खूब ध्यान से याद रखिए कि in this asexual reproduction it does not involve the fusion of two compatible gametes, यानी कि इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन होता है। यानी कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा, इसे जब भी एक पेड़ से दूसरा पेड़ तैयार होगा, इसमें क्या होगा? एक मेल गैमेट आएगा और एक फीमेल गैमेट आएगा और उनके फ्यूजन से एक पहले तो सिंगल सेल तैयार होगी जो कि डिप्लॉयड होगी। ओके, उसे जायगोट कहते हैं। तो ये बात हमें बहुत ध्यान से याद रखनी है इस पूरे चैप्टर में। इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कुछ देर के लिए मैं बाय साइड कर देता हूँ। ओके, तो क्यों बाय साइड कर रहा हूँ ये आपको बाद में समझ में आएगा। क्योंकि क्या है ना कि इस रिप्रोडक्शन चैप्टर का जो भी मेन जो भी टॉपिक है या मेन जो पार्ट है, यानी कि यूँ कहिए कि 70% जो चैप्टर है ये उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। ओके, तो हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है। ओके, तो ये जो फार्मूला मैंने बताया है ना, ये मैं पूरे चैप्टर में इस चैप्टर के हेडिंग के ऊपर ही लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या होता है? एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है और इनके फ्यूजन से एक जाइगोट तैयार होगा। ये जाइगोट क्या होता है? एक्चुअली एक जाइगोट जो होता है एक यूनिसेलुलर बॉडी होती है, यानी कि एक सेल होती है जो कि डिप्लॉयड होती है। दैट मीन्स इट कंटेन्स 2n number of chromosomes and this male and female gametes contains half the number of chromosomes. They are represented by simply n and this is represented by 2n. Okay, तो ऐसा कुछ समीकरण।
तो चलिए आगे देखते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए नेचर ने जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर तैयार किया है। उस स्ट्रक्चर को ही हम फ्लावर कहते हैं। अगर आप जनरली देखने जाएंगे, जब भी कि एक फ्रूट होता है, तो अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर फूल तैयार होता है एक पेड़ पे, वहीं पर ही फ्रूट तैयार होता है। यानी कि रिप्रोडक्शन में फूल का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट कुछ ना कुछ तो है। ओके, तो वो क्या है मैं आपको आज बताऊंगा। ओके, तो फ्लावर जो होता है, एक फ्लावर, इसका मेन फंक्शन क्या है? इज ए स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ओके, फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है जो कि नेचर ने तैयार किया है। ओके, तो फ्लावर के अब दो फंक्शंस हो गए। क्या फंक्शंस होते हैं? एक तो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स and second is to ensure that fertilization will takes place। तो गैमेट्स तैयार करने के बाद उनका फर्टिलाइजेशन भी होना जरूरी है। और ये दोनों चीजों का ये कि फ्लावर में जो है ना 4 मेन पार्ट्स होते हैं। एक फ्लावर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। दोज आर द called as essential and non-essential whorls of flower. Basically there are 4 whorls of a flower. Okay, we have said calyx, corolla, androecium and gynoecium. Okay, these are the 4 different whorls a typical angiospermic flower consist of. Okay, जब हम एक डायग्राम में भी देखेंगे तो देखिए एक फ्लावर का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। ओके, इस तरह सा बड़ा सा पार्ट होता है एक बेस में, उसे थैलेमस कहते हैं। और यहाँ पर कुछ पेटल्स होती है। ओके, अगर हम इस तरह से मैं एक रफ ड्राइंग तैयार करूँ तो इस तरह की कुछ पेटल्स होती है और यहाँ पर एक ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं। ओके, और इसके ही बीच में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसे मैं मिटा देता हूँ फॉर कन्वीनियंस। ओके, तो एक ऐसा कुछ पार्ट होता है। ओके, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव whorl ऑफ अ फ्लावर। ओके, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव whorl ऑफ अ फ्लावर एंड इट इज कॉल्ड एज gynoecium. Okay, what this is called as? This is called as gynoecium or it is called as pistil also. Okay, अगर एक ही यूनिट में है तो उसे कार्पेल भी कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? कार्पेल कहा जाता है। ये जो कार्पेल्स है वो एक ही जगह पर बंधे हुए होते, तो उस कंडीशन को सिनकार्पस कहते हैं। सिनकार्पस कंडीशन कहते हैं। ओके, तो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव whorl ऑफ अ फ्लावर। और एक कुछ पार्ट आएगा इस तरह से, लंबी सी फिलामेंट होगी। हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी के लिए this is nothing but the male reproductive whorl and it is called as androecium. It is called as androecium. Okay, अब जब हम इनके बारे में बात करेंगे, इसको कहते हैं कोरोला। ओके, एंड इसे कहते हैं सेपल। तो ये कोरोला, ये जो भी कलरफुल पार्ट दिखाई देता है, यानी कि शोई पार्ट दिखाई देता है एक फ्लावर का,
वो और उसके नीचे का एक ग्रीन पत्ता, these comes under the category of non-essential whorls of a flower. Why non-essential? Because actually directly they don't take part directly in the sexual reproduction. Okay, sexual reproduction में महत्वपूर्ण कैरेक्टर कौन प्ले करता है? तो एक तो ये है एंड्रोशियम, एंड ये मिडल का जो भी दिखाई दे रहा है आपको, ये पोर्शन जो होता है इसे गाइनोशियम कहते हैं। तो ये मेन पार्ट प्ले करते हैं एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज द इसेंशियल होरल्स ऑफ अ फ्लावर। तो एक के बाद हम एक के बारे में जानेंगे। आज पहले तो देखेंगे कि एंड्रोशियम के बारे में पहले हम देखेंगे, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव होरल ऑफ अ फ्लावर है एंड बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है आपके 12th एग्जाम के रिलेटेड। ओके, तो हम देखेंगे कि एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट द एंड्रोशियम लुक्स लाइक, एंड दिस लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर is called as filament. Okay, this swollen structure is called as anther, and the connection between this filament and anther is called as connective. Okay, तो ये जो भी पूरा पार्ट है एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट, इन तीनों का मिला करके एक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा जो तैयार होता है उसे कहते हैं स्टेमेन। ओके, अगर वो एक ही संख्या में है तो उसे स्टेमेन कहते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टेमेन एक फ्लावर के हम सोचेंगे तो उसे एंड्रोशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोशियम, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव होरल ऑफ अ फ्लावर है। ओके, तो अब मेल एंड फीमेल गैमेट्स तैयार करने हैं। देखिए चैप्टर में क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, ये बात हमेशा याद रखनी है। तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स पैदा कहाँ पर होते हैं ये हमें पहले तो देखना है। देखिए मेल गैमेट जो होता है, यानी कि मेल गैमेट्स जिसके अंदर होते हैं वो स्ट्रक्चर मेल गैमेटोफाइट, यानी कि एक पोलन ग्रेन इस एंथर के बीज में तैयार होता है। ये एंथर जो है ना, इसके अंदर एक पोलन ग्रेन तैयार होता है। तो इस वजह से हम एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन और उसके बारे में कई चीज़ें जानेंगे। देखिए okay friends, so I am your friend Sikant, that is in our channel Biological Atlas। और आज in the previous lecture we have dealt with the asexual reproduction in plants, but in this lecture we are now going with the sexual reproduction in plants। asexual reproduction के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो उसकी डेफिनेशन के बारे में बात की थी, उसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में बात की थी। और आज अब हम क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे इन प्लांट्स। प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। बिफोर स्टार्टिंग टू द चैप्टर और बिफोर स्टार्टिंग टू द कंसेप्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, there are few things which are given in your NCERT books. Long theory is given there, but some of the important points we are taking here. Okay, important point जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में वो आज हम देखने वाले हैं। तो उसमें पहला जो भी पॉइंट है वो तो आप सब लोग जानते हैं, मैंने बताया था कि इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल गैमेट्स और सेक्स सेल्स। तो ये हुआ पहला पॉइंट। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल गैमेट्स, और इस गैमेट्स को हम सेक्स सेल्स ऐसे भी कहते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, ऑल ऑर्गेनिज्म रीच टू देयर मैच्योरिटी
all organism reach to their maturity before they can reproduce sexually। यानी कि क्या, सभी ऑर्गेनिज्म जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से पहले वो मैच्योर होना जरूरी है। तो इन प्लांट्स, ओके, द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे ही जुवेनाइल फेज एंड होगा, यानी कि वेजिटेटिव फेज एंड होगा, यानी कि एक पेड़ की जितनी भी ग्रोथ होनी है वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद में ही वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना शुरू करेगा। ओके, तो उसको कहते हैं जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज। एंड उसके बाद में रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होगी। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या करेगा प्लांट कि रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगा। ओके, तो ये अब कहाँ होता है या कैसे हम समझ सकते हैं कि एक प्लांट है और उसकी जो भी रिप्रोडक्टिव फेज है वो अब शुरू हो गई है, ये कैसे समझ सकते हैं? तो इन हायर प्लांट्स, जो भी हायर लेवल के प्लांट हमने देखे हैं, जैसे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जब भी फ्लावरिंग स्टार्ट होगी तो हम कह सकते हैं कि उसकी क्या हो गई है, अब रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो स्टार्ट हो गई है। ओके, तो ये है दूसरा पॉइंट। कुछ इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल से पॉइंट है। तो उन्होंने तीसरा पॉइंट जो भी बताया है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी होना है फ्लावर्स में, वो कहाँ होगा? फूलों में होगा। ओके, सॉरी, एक प्लांट में जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो कहाँ होगा? फ्लावर्स में होगा। तो फ्लावर्स के बारे में थोड़ी बहुत बातें आज हम करेंगे कि फ्लावर्स, व्हाट इज द फ्लावर। ओके, हम फ्लावर का उपयोग बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे कि हम उसको किसी इवेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, फूलों की सुगंध के लिए हम उसे यूज़ करते हैं, परफ्यूम में यूज़ करते हैं, लेकिन ये हमारे हिसाब से उसके यूजेस है। बेसिकली नेचर का जो भी क्या कह सकते हैं हम, प्लानिंग है एक फूल को बनाने के पीछे, वो कुछ अलग ही है। तो क्या है कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, फूल क्या है? एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो आपके एनसीईआरटी में कहा गया है कि फ्लावर इज अ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ओके, फ्लावर इज अ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ओके, तो फंक्शंस क्या है फ्लावर के? फ्लावर के मेन जो फंक्शन है, जो भी हम करते हैं उससे अलग। ओके, फ्लावर के पहला तो फंक्शन है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, एंड दूसरा है कि फर्टिलाइजेशन इंश्योर करना। ओके, द मेन फंक्शंस ऑफ फ्लावर इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन। ओके, टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन होने के लिए जो भी चीजें जरूरी है वो प्रोवाइड करना, ये काम किसका है? एक फूल का है। ओके, अब एक टिपिकल फ्लावर में जो भी 4 पार्ट्स होते हैं इम्पोर्टेंट, एक टिपिकल फ्लावर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट का नाम है कैलिक्स, दूसरे का है करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब ये 4 पार्ट्स क्या है हम एक इमेज में देख लेंगे। ओके, बिफोर दैट, in the sexual reproduction it involves 2 major events. Okay, so first event is meiosis and second event is fusion of gametes. Okay, so these are the 2 events that will take place in sexual reproduction. Before that, we are going to deal with the structure of flower. Okay, so now we are going to, okay, एक मिनट। टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर किस तरह से होता है? अगर हम बात करें चाइना रोज की, तो फ्लावर कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए, कुछ पार्ट्स है। अब हरा पेन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हम इसी से ट्राई करेंगे। देखिए, इस तरह से एक फ्लावर रहता है। ओके, सो आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ द figure. It might not be a end to end correct figure. Okay, but I am trying to draw. Okay,
सो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। ओके, अब यहाँ भी कुछ पार्ट्स आएंगे ये कोरोला के, ये पेटल्स के, तो हम वहाँ इसे ड्रॉ नहीं करेंगे। उसके पीछे एक कारण है कि हमें यहाँ पर सेपल्स ड्रॉ करने हैं। ओके, सो सपोज कि दिस इज अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। ओके, तो इसमें जो भी मैंने 4 पार्ट बताए थे वो कौन से हैं? ये जो भी ग्रीन कलर का पत्ते जैसा पार्ट दिखाई देता है फूल के नीचे होता है उसे कहते हैं कैलिक्स। ओके, अब इसका भी कुछ डिटेल में है, उसको सेपल्स ऐसे कहते हैं। और कैलिक्स क्यों कहते हैं? ओके, तो बेसिकली एक फूल क्या है? फूल, फ्लावर, व्हाट इज द फ्लावर? फ्लावर इज अ कंडेंस्ड शूट। ओके, कंडेंस्ड शूट, एक प्लांट का जो भी शूट होता है, ये शूट, इसको अगर हम दबाएंगे ऐसे, कंडेंस करेंगे उसको, तो क्या होगा? वो छोटा हो जाएगा। छोटा हो के ये फूल की तरह बना है, नेचर ने उसे बनाया है। तो वी विल डील विथ इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो ये चारों एक ये ऐसा एक बेस तैयार होता है फूल के यहाँ पर। ओके, और ये चारों बाजू से जो सेपल्स आएंगे पूरे राउंड सर्कल में, उसे कहते हैं कैलिक्स। ओके, उसे क्या कहते हैं? कैलिक्स। और इसका जो इंडिविजुअल मेंबर है उसको कहते हैं सेपल्स। ओके, सो दीज आर द सेपल्स, नाउ दीज आर द पेटल्स। ओके, फूल का जो भी मेन पार्ट हमें दिखता है वो होता है पेटल्स, लेकिन जो भी इसेंशियल पार्ट है, जो कि महत्वपूर्ण पार्ट्स है, वो कुछ अलग ही होते हैं। ओके, तो ये कुछ इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रैंड्स दिखाई देते हैं एक फूल में, उसे कहते हैं हम एंड्रोशियम। ये छोटे छोटे जो भी स्ट्रैंड्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे, इसे कहते हैं एंड्रोशियम। ये बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव हॉर्ल ऑफ प्लांट है, फ्लावर है। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव हॉर्ल एंड्रोशियम को कहते हैं। ये छोटे छोटे फिलामेंट्स रहते हैं, और उसमें एक और फिलामेंट रहेगा। ओके, उसमें एक और फिलामेंट रहेगा। मैं उसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। सपोज दिस। ओके, एंड बेसिकली बेस में ऐसा एक जाड़ा बड़ा पार्ट होता है, उसको ओहरी कहते हैं। ओके, सो दिस ऑल पार्ट इज गायनोशियम, इसे गायनोशियम कहते हैं। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्ल ऑफ फ्लावर है। ओके, तो हमने आज कुछ बेसिक पढ़ा है इसके बारे में, जो भी डिटेल्स है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ टेक्स प्लेस होता है, कहाँ होता है, तो फूल में होता है। और फूल के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो कि हम आगे के लेक्चर में डिटेल में करेंगे। जैसे कि ये जो कैलिक्स है, ओके, ये कैलिक्स हमें इस फूल में सेपरेट दिखाई दे रहा है, लेकिन कई फूलों में क्या होता है कि ये कैलिक्स जो होता है वो इस तरह से यूनाइट होता है, तो इसे गैमोसेपेलस कहते हैं, गैमेसेपलस कंडीशन कहते हैं। जिस फूल में ये सेपल जो है इस तरह से डिवाइड रहेगा, ओके, समझिए, इस तरह से सेपरेट रहेगा, तो उसे कहते हैं पॉलीसेपेलस। ये कुछ फ्लावर्स है, जैसे कि धतूरा है। अब धतूरा के फ्लावर में हम देखने को जाएंगे तो ये जो भी पेटल्स है, ये पेटल्स इस तरह से एक राउंड में ज्वाइंट दिखाई देते हैं, तो उसे कहते हैं गैमोपेटैलस। ओके, और जिस फूल में सपोज चाइना रोज के फूल में ये पेटल्स जो है वो सेपरेट रहती है, तो उसे कहते हैं पॉलीपेटैलस। ओके, तो ये कुछ और भी बातें हैं, डिटेल में हम इसके बारे में जानेंगे। आगे के लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।